हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है कि इनहेरिटेंस कह दीजिए या लक्षणों के कंट्रोल कह दीजिए, ये कुछ दोनों एक दूसरे से मिक्सअप सी चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस में तो हम ये बात करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर एक्चुअल में कंट्रोल्ड किससे होते हैं? अगर हमारे अंदर कोई कैरेक्टर है वो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी में जाएगा, जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल कैसे होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग लगभग इस बात से परिचित ही हो कि जो डीएनए से ही कंट्रोल्ड होता है, सारी चीज़ें किससे कंट्रोल होती है? डीएनए से कंट्रोल होती है। तो अभी जो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है कि सेल के अंदर डीएनए किस प्रकार से पैकेज्ड होता है। ये जो सेल है, सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है? मैं थोड़ा सा आपको बुक से अलग टाइप से पढ़ाऊंगा। बुक में तो हो सकता है पहले आपको डीएनए की स्ट्रक्चर दी हुई हो, ठीक है, डीएनए की बिल्कुल एलिमेंट्री स्ट्रक्चर बता करके आपको मैं उसकी पैकेजिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो यानी सबसे पहले जो हम देखेंगे वो डीएनए पैकेजिंग इन न्यूक्लियस। हम ये देखने वाले हैं न्यूक्लियस में वो किस तरीके से रहता है। डीएनए नाम लेते ही आप लगभग लोग ये जानते हैं कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस तरीके की, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स में कैसे पैकेज्ड रहता है? अभी कुछ जो टर्म्स हैं, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोसोम है, ये कुछ नए टर्म्स आपके लिए आने वाले हैं जो कि यहाँ से आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे। अब इसको मैं बनाता हूँ एक ही, अगर पूरे बोर्ड पे अगर ये आ जाएं तो ज़्यादा बेटर है, तो थोड़ा छोटा बनाऊंगा डायग्राम में। ये तो क्या है? डीएनए, ठीक है। अब जो डीएनए है वो एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोसोम प्रोटीन, उसके चारों ओर लिपटा होता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे क्या होगा? नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम है, ये इसके चारों ओर लिपटा होता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से न्यूक्लियोसोम्स होते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, लिपटता गया लिपटता गया, आगे आगे आगे। तो ये पैकेजिंग का एक तरीका। ये जो बीच में आप देख रहे हैं जिसके चारों ओर लिपटता है, इसको हम बोलते हैं कोर पार्टिकल। कोर पार्टिकल। और ये किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन, ये नाम आता है, ये याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के कोर पार्टिकल के अंदर जो है टोटल 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उसमें H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 हो गए ना। चारों के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए कितने हो गए टोटल? 8 मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ जो लगा होता है वो लगा होता है H1, हिस्टोन बॉन्ड। तो आपको ये नीट के हिसाब से भी आ सकता है
कोर पार्टिकल से जो बाहर हिस्टोन होता है वो कौन सा होता है, H1, और कोर पार्टिकल के अंदर जो होते हैं वो H2A, H2B, H3 और H4, प्रत्येक के दो दो, तो कितने हो गए 8, ये 8, ये एक बाहर रह जाता है। ठीक है, अब जो इसके चारों ओर लिपटा हुआ जो डीएनए है उसको हम क्या कहते हैं, कोर डीएनए। जो कोर पार्टिकल के चारों ओर लिपटा हुआ है वो डीएनए कौन सा है, कोर डीएनए। और जो दो कोर पार्टिकल को लिंक कर रहा है बीच में जो डीएनए, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। ठीक है, याद रखना, ये कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो डीएनए आया, कोर पार्टिकल है, चारों ओर एक राउंड लिया, राउंड एक नहीं लेता है, लगभग 1.25 राउंड लेता है, 1.8 राउंड लेता है। एक पूरा घूम गया, एक हो गया, दूसरा लगभग पूरा होने वाला होता है, उससे पहले उससे बाहर आता है। तो वहां जो जुड़ा होता है, जो उसको खुलने नहीं देता, वो को लॉक करता है, वो कौन सा होता है, H1। तो जो चारों ओर लिपटा होता है वो कौन सा है, कोर डीएनए। जो दो पार्टिकल्स के बीच होता है वो लिंकर डीएनए। तो इस तरीके से कोर डीएनए, लिंकर डीएनए, इस तरीके से चलते जाएंगे, खूब लंबी श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब कोर पार्टिकल और चारों ओर जो डीएनए लिपटा हुआ है, इसको कॉमनली हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब आपसे पूछ लिया जाए न्यूक्लियोसोम क्या है, तो आप बताएंगे कि हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4, प्रत्येक के दो दो मॉलिक्यूल्स मिलके 8 मॉलिक्यूल का एक कोर पार्टिकल बनाते हैं, और उस कोर पार्टिकल के चारों ओर 1.8 राउंड डीएनए लेता है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम। बीच में क्या है, कोर पार्टिकल, और चारों ओर कोर डीएनए। दो न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए वो कौन सा है, लिंकर डीएनए। इतना क्लियर है। अब ये पैकेजिंग का फर्स्ट लेवल है एक तरीके से। अब जो नेक्स्ट लेवल की हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियोसोम है, प्रत्येक के चारों ओर लिपटा हुआ है ना, और ये व्यवस्थित होकर के एक बनाते हैं पूरी इस तरीके से घूमते हुए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बने। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पूरा ऐसे। अगर ये मान लीजिए एक मोतियों की माला है, और उस माला को आप ऐसे 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 घुमाते हुए एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते हुए पूरी माला को कराते हैं, तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, एक स्प्रिंग की तरह। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ देखिए, तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो हमें ये 3 कोर पार्टिकल यहाँ दिखेंगे, ये 3 यहाँ दिखेंगे। तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है ये स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर होगी सोलेनोइड, सोलेनोइड स्ट्रक्चर। और इसको हम जो कहते हैं क्रोमेटिन। इसको कह दिया क्रोमेटिन। अब देखिए कितना है, आप कोशिश करना घर जाके, जो अपने पूजा पाठ वाली माला होती है ना, उसको लेना और आप व्यवस्थित करते जाओगे तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। करके देखना उसे, बिल्कुल ठीक वैसे ही पैकेजिंग। बस फर्क ये है कि माला तो वही चारों ओर से पूरी बंधी हुई होती है, लेकिन जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब क्रोमेटिन तक आपको क्लियर हो गया। क्रोमेटिन के बाद क्या होता है कि जो एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन। अब जो क्रोमेटिन आता है ना, वो क्रोमेटिन देखो यहां, इस स्कैफोल्ड के ऊपर ये क्रोमेटिन जो है इस तरीके से
व्यवस्थित हो जाता है। अब देखो, पहले आया डीएनए, फिर बना न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बाद सोलेनोइड कह दीजिए, या फिर क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन किसके ऊपर आ गया? स्कैफोल्ड प्रोटीन के ऊपर। जब स्कैफोल्ड प्रोटीन के ऊपर इस तरीके से, अब देखिए ये जो मैंने बनाया ना येलो कलर का, इसको आप केवल डीएनए ना समझे, ये वो क्या है? क्रोमेटिन फाइबर है। तो क्रोमेटिन फाइबर है तो इस तरीके से बहुत डेंस पैकेजिंग हो जाती है, और ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन गया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। अब डीएनए जो है, डीएनए दो तरीके की क्रियाएं करता है, आप आगे पढ़ेंगे। या तो खुद रेप्लिकेट होगा, या फिर क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। दोनों स्थितियों में ऐसे तो होगा नहीं, इसे खुलना पड़ेगा। किससे खुलना पड़ेगा? न्यूक्लियोसोम से अलग होना पड़ेगा। अब आपने अब कई बार पढ़ेंगे ना सेल डिवीजन के टाइम, या जब भी आप पढ़ेंगे आप ये पढ़ेंगे कि जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर डीएनए क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है, या क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन का रूप ले लेते हैं, बाद में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, फिर डीएनए दिखाई देता है। इस तरह की कुछ चीजें पढ़ते हैं ना। इसका मतलब क्या है? तो अगर डीएनए दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब डीएनए खुला हुआ और वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। और जब उसे जब सेल डिवीजन के टाइम क्या है? उसे पैक होना पड़ता है। तो पैक होकर पहले न्यूक्लियोसोम बनाएगा, न्यूक्लियोसोम के बाद क्या बनाएगा? क्रोमेटिन बनाएगा, और क्रोमेटिन बनाने के बाद लास्ट में क्या बना देगा? वो स्कैफोल्ड प्रोटीन के साथ जुड़ के क्रोमोसोम बना देगा, और क्रोमोसोम के रूप में अपने मदर सेल से डॉटर सेल्स के अंदर वो जाएगा। तो ये डीएनए पैकेजिंग आपको समझ में आई ना। सामान्यतः जो सेल्स के अंदर डीएनए रहता है, ये जो न्यूक्लियस बनाते हैं और इसमें हम इस तरीके से कुछ चीजें बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए क्रोमोसोम्स के रूप में नहीं रहता है। क्रोमोसोम्स के रूप में सामान्यतः कब आता है? जब उनका डिवीजन होना होता है, उस समय लगभग ये आता है, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमेटिन है इसके दो टाइप्स आपको दिखेंगे। एक तो बोलते हैं यूक्रोमेटिन और एक बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो जब हम सेल्स को देखते हैं स्टडी करने के लिए, उसको स्टेन करते हैं, अभिरंजित करते हैं ना, तो किसी स्टेन से जब उसे स्टेन करेंगे, खास तौर से एसिटोकार्मिन नाम का एक स्टेन होता है, उससे जब उसे अभिरंजित करेंगे तो जो न्यूक्लियस का कुछ पार्ट है वो ज़्यादा आपको डार्क कलर्ड का दिखाई देगा, और कुछ जो है वो लाइट कलर का दिखाई देगा। जो डार्क कलर का है उसको हम क्या कहेंगे? और जो लाइट कलर का है उसे हम क्या कहेंगे? यूक्रोमेटिन। अगर आप एक्टिविटी के बेसिस पे देखोगे तो हेटेरोक्रोमेटिन कम एक्टिव है और यूक्रोमेटिन ज्यादा एक्टिव है। यह कैसे पॉसिबल है कि हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम के साथ ही जुड़ा रहता है। ये जो कलर डेवलप होता है न्यूक्लियोसोम की वजह से होता है। एसिटोकार्मिन किसके साथ अटैच होती है? न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच होती है। अगर डीएनए के अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर न्यूक्लियोसोम होंगे तो ज्यादा न्यूक्लियोसोम ज्यादा कलर लेंगे, तो वो गहरा दिखेगा, और वो गहरा पार्ट क्या कहलाएगा? हेटेरोक्रोमेटिन। अगर न्यूक्लियोसोम कम होंगे तो वो न्यूक्लियोसोम कलर ही कम लेंगे, तो इसलिए हमें क्या है? लाइट कलर का दिखाई देगा, और वो क्या है? यूक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन एक्टिव किस लिए होता है? एक्टिव होता है जब वो ट्रांसक्रिप्शन करता है या दूसरे तरीके की क्रिया करता है, तो उस समय उसे न्यूक्लियोसोम से अलग होना पड़ेगा। अलग हो रहा है तभी न्यूक्लियोसोम कम है, और न्यूक्लियोसोम कम है तो ये कम गहरा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या है? एक्टिव क्रोमेटिन बोलते हैं। और जो हेटेरोक्रोमेटिन है उसको इनएक्टिव बोलते हैं। ये आ गया आपको समझ में? तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको पूरा जो हमने बनाया था सिस्टम शुरू से। ये क्या है? डीएनए। डीएनए न्यूक्लियोसोम बनाता है किसके साथ मिलके? हिस्टोन प्रोटीन। यानी डीएनए प्लस हिस्टोन इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा जब ये हिस्टोन के साथ जुड़ा होता है, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये बीच में जो
हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो 8 मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कोर पार्टिकल। कोर पार्टिकल के चारों ओर लगभग 1.8 राउंड लेता है, उस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, कोर डीएनए। और फिर इससे बाहर निकलता है और वहाँ H1 इसको लॉक कर देता है ताकि ये खुले ना। H1 लॉक करने के बाद ये दूसरे पे जाएगा और वहीं 1.8 राउंड लेगा, वहाँ 1.8, इसको कोर डीएनए बोलेंगे। ये जो बीच वाला डीएनए ये कौन सा है, लिंकर डीएनए। फिर यहाँ पर H1 इसको लॉक कर देगा, आगे सो ऑन ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बाद जो आएगा सोलेनोइड। सोलेनोइड में मैंने बताया न्यूक्लियोसोम की एक लंबी श्रृंखला आ गई आपके पास, चेन आ गई। अगर वो फिर एडजस्ट होगी इस तरीके से गोल घूमते हुए एक खोखली नलिका के रूप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड या क्रोमेटिन। और खोखली नलिका की खास बात क्या होती है, इसकी परिधि के अंदर, इसकी पेरिफेरी के अंदर आपको जो है वो 6 न्यूक्लियोसोम आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो 6 न्यूक्लियोसोम नजर आएंगे और इस स्ट्रक्चर को आप क्रोमेटिन बोलेंगे। सामान्यतः कोशिकाओं में इसी के रूप में डीएनए रहता है। अब जो क्रोमेटिन